ॐ आनो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतो दब्धासो अपरेतासो स्थितः देवानो यथा सदमित्रिधेयसन्न प्रायुः रक्षितारो दिवे दिवे। आदरणीय सुरमई मैम एवं सभी प्रतिभागी जन, मंचस्थ शिक्षकगण एवं मेरे साथ के आज के इस युवा सांसद प्रतियोगिता के सम्मानित निर्णायक जन, आदरणीय डॉक्टर धर्मवीर जी, डॉक्टर राजपाल जी, श्री श्याम रावत जी, डॉक्टर स्वीटी जी, ये बहुत ही विशेष दिन है या नहीं? है ना? किस बात के लिए? किस बात के लिए विशेषता लग रही है आपको? हाँ, खड़े होकर बताओ। हाँ बिल्कुल। हाँ। इस बात के लिए यहाँ पे युवा संसद है और इसी में सबको मतलब प्रोत्साहित मिलता है और पार्टिसिपेट करना चाहिए ताकि लोकतंत्र के बारे में पता चले। बहुत अच्छा। देखिए, आप सब लोग जो है ना, अलग अलग कॉलेजेस से यहाँ पर पहुंचे हैं और हमारे जिले का प्रतिनिधित्व जो है वो आप यहाँ पर कर रहे हैं। और एक बहुत इतना विशेष दिन है, इसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, किसी ने अच्छा, कोई कम, ज्यादा, ये सब तो अलग विषय है, लेकिन आप यहाँ पर पहुंचे हैं। मैं चाहूंगा कि एक बार जितने भी शिक्षक पहुंचे हैं और जितने भी प्रतिभागी पहुंचे हैं, उन सबके लिए एक बार जोरदार क्लैपिंग। जब हम लोग इस आपकी प्रतिभागिता को देख रहे थे तो कुछ क्षण बहुत ज्यादा प्रसन्नता के थे, लेकिन उसके साथ साथ में कुछ क्षण हमारे लिए चिंता के भी थे। प्रसन्नता के इस बात के थे कि आज जो यात्रा हम यहां से आरंभ कर रहे हैं वो प्रतिभागी कल राज्य स्तर पर जाएंगे और उन्हीं प्रतिभागियों में से कोई हमारे संसद में, हमारे देश के जो नीति निर्माता है उनके सामने भी खड़ा होकर के कोई ना कोई प्रतिभागी वहां पर अपना ये उद्बोधन दे रहा होगा। तो ये क्षण को महसूस कर पाना, इन प्रतिभागियों के अंदर वो शक्ति है। आपने बड़ जानते हो ना, वटवृक्ष, उसका बीज देखा है? देखा? देखा नहीं? कितने बच्चों ने वटवृक्ष का बीज नहीं देखा? कितनों ने देखा नहीं है? नहीं देखा। और किसने देखा है? एक नहीं देखा है। जरा बताओ वो कितने आकार का होता है? खड़े होके बताओ, उसका आकार कितना होता है? वटवृक्ष का जो बीज होता है उसका आकार कितना होता है? ओहो, एक गेहूं का दाना, समझ रहे हो आप? बैठिए, गेहूं का दाना फिर भी बड़ा होता है। वटवृक्ष समझते हो ना? बड़ का पेड़, सबसे विशाल पेड़ होता है ना? जो हमारा गीता ज्ञान दिया गया था वो भी वटवृक्ष के नीचे दिया गया, पता है ना आपको? भगवान कृष्ण ने वटवृक्ष के नीचे गीता ज्ञान दिया। उसका बीज जो होता है वो इतना छोटा होता है। इसका अर्थ है कि इस छोटे से बीज के अंदर असीम संभावनाएं छिपी हुई होती हैं। आपके अंदर उतनी ही असीम संभावनाएं छिपी हुई हैं, लेकिन उन असीम संभावनाओं को टटोलना, उनको पहचानना और उसको आकार देना, यह यात्रा के बीच में बहुत सारे गैप्स हैं। जब आपकी इस प्रतिभागिता को हम ध्यान से सुन रहे थे, जैसा कि मैंने बताया कि हमें बहुत प्रसन्नता के क्षण आ रहे थे, लेकिन साथ ही साथ में कुछ चिंता की रेखाएं भी हमारे मन में उभर रही थी। वो इस बात को लेकर के थी कि हमारे जो युवा प्रतिभागी हैं उन्हें क्यों इस पेज की जरूरत पड़ती है? इस पेज की आवश्यकता उनको नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि आप वो युवा भारत के बच्चे हैं जिसका सपना हमारे प्रधानमंत्री देख रहे हैं, या हम सब भी देख रहे हैं। क्योंकि वर्तमान नीति निर्माता जो 2047 का सपना देख रहे हैं ना, विकसित भारत का, वो हम सपना देखने वाले लोगों में हैं।
लेकिन वो दिन और ज्यादा महत्वपूर्ण होगा जब इनके प्रयासों से 2047 में हमारा देश विकसित बन जाएगा, ऐसा हम सोचते हैं। लेकिन जब बन जाएगा, उस बनी हुई स्थिति को, उस ऊंचाई को बनाए रखना और उस ऊंचाई को स्थिर बना करके उसको और आगे ले जाना, वो काम ये वाली पीढ़ी नहीं करेगी जो आज विकसित भारत को बना रही है। वो काम ये पीढ़ी नहीं करेगी। वो काम कौन सी पीढ़ी करेगी? वो काम ये पीढ़ी करेगी। तो मेरा जो कहने का भाव है आप बच्चों के लिए वो बहुत खास है कि आप जब यहां पर अपना स्पीच बोलते हैं तो आप केवल स्पीच नहीं बोल रहे होते हैं, आपके साथ में बहुत बड़ी जिम्मेदारी जुड़ी हुई है। ये वर्तमान समय के लोग अपना प्रयास कर रहे हैं कि हम 1947 के भारत को 2047 में विश्व का नंबर 1 बनाना चाहते हैं। पर यदि वो सपना पूरा होता या होगा, इसके बाद की जो यात्रा होगी वो आपके कंधों पर होगी। ऐसा मानते हो या नहीं? यस और नो? सबकी आवाज आनी चाहिए वहां तक। मानते हो ना? तो फिर वो कैसे कंधे चाहिए? वो कंधे हमें बहुत स्ट्रांग, बहुत मजबूत, बहुत जिम्मेदार कंधे चाहिए। और जिम्मेदार कंधे कैसे तैयार होंगे? इस तरह से तैयार थोड़े कम होंगे। आप केवल यहां पर जब आते हो तो केवल खड़े होने के लिए नहीं, आपके मन में एक भाव होना चाहिए। इसको बार बार एक शब्द दिया गया था, आग। जब आप चलें, जब आप उठें, जब आप कहीं पर गमन कर रहे होते हों, तो आपके मन में एक विकसित भारत आपके साथ में चलना चाहिए। मेरी बात समझ पा रहे हो? विकसित भारत बनाना आपातकाल का जो कालखंड रहा जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, वो कालखंड दोबारा नहीं आए। इसके लिए केवल 5 मिनट का व्याख्यान पर्याप्त नहीं है। आपके जीवन के हर क्षण के अंदर वो व्याख्यान चलता रहना चाहिए। जब हम इस चीज को देख रहे थे तो हमें ऐसा लगा बहुत सारे प्रतिभागियों के अंदर बड़ी क्षमता है उनमें स्पीच बोलने की, लेकिन स्पीच उन लोगों का ज्यादा प्रभावी होता है जो केवल आज की स्पीच के लिए तैयारी नहीं करके आते, बल्कि जो हमेशा तैयार रहते हैं। क्या रहते हैं? ऑल टाइम। ऑल टाइम तैयारी जो होती है वो आपको यहां से और वहां तक पहुंचाती है जो हमारा संसद की यात्रा है, जहां तक आप पहुंचना चाहते हैं। पर जो विद्यार्थी बरसात के मेंढक की तरह से तैयारी करते हैं, अच्छा आज डीएन कॉलेज में पहुंचना है, ठीक है फटाफट से कर लिया, वो तैयारी अधूरी होती है। तो आपको यदि रियल में, वास्तव में यदि आपको ये तैयारी करनी है तो आप आज से कुछ संकल्प लीजिए। हम पत्र वाचन बंद करते हैं, पेपर रीडिंग बंद करते हैं, ठीक है? पेपर रीडिंग नहीं करनी। कौन कौन आज संकल्प ले रहा है इसमें पेपर रीडिंग की? जरा खड़ा करो। और आगे नहीं करना चाहता, खड़ा करिए। तुम लोगों ने की ना, उसको बंद कर दिया, ठीक है? ये जो जनरेशन है हमारी आज की, इस जनरेशन को बहुत सारी चीजें मिली हैं तो इससे पिछली पीढ़ी को नहीं मिली। पिछली पीढ़ी के पास में यहां से यदि किसी को संवाद करना है, एक बार बताना होता था कि हम 22 तारीख को मिलेंगे या हम 25 तारीख को मिलेंगे। तो 25 तारीख को मिलेंगे का मतलब है कि 25 तारीख को ही मिलेंगे। बीच में दोबारा कम्युनिकेशन का कोई साधन हमारे पास में नहीं होता, ठीक है? आज का बच्चा जो है उसको 4 बार रिमाइंडर चाहिए, फिर भी भूल रहा है। तो याद रखिए, कुछ चीजें ऐसी आज की पीढ़ी को मिली है जो पिछली पीढ़ी को नहीं मिली, पर कुछ चीजें ऐसी नहीं भी मिली हैं जो पिछली पीढ़ी को मिलती थी। आज की पीढ़ी के पास में साधन है, संभावनाएं हैं, उनके पास में उन्मुक्त आकाश है जो पिछली पीढ़ी के पास में सहज नहीं था। उन्हें एक विद्यालय में जाने के लिए कई किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती थी। आज आपके आसपास के जिले में भी कॉलेज और यूनिवर्सिटी बनी हुई है, लेकिन क्या इन असीम संभावनाओं का आप ले पा रहे हैं?
इन असीम संभावनाओं का आप लाभ नहीं ले पा रहे। इसलिए मेरा आग्रह रहेगा कि इस समय की जो हमारी पीढ़ी है उसके पीछे आज के लोग चिंता व्यक्त करने लगे हैं। वो कह रहे हैं कि जो विकसित भारत का जो हम सपना देख रहे हैं ये कैसे पूरा होगा। आज के युवा भारत की जो है स्मरण शक्ति जो है वो पता है कमजोर हो रही है। क्या हो रही है? कमजोर हो रही है। उन्हें किसी भी चीज को देखने के लिए कोई मोबाइल चाहिए, कोई यंत्र चाहिए, और ये बहुत दुर्भाग्य की स्थिति है। हमारे यहां पर जिन लोगों का हम नाम लेते हैं, कुछ 4-5 ऐसे महान वैज्ञानिकों के नाम बताओ जो 200 साल से पुराने हों। कौन बताएगा? जिनके नाम हमारे इतिहास में दर्ज हैं, वैज्ञानिक या किसी भी बड़े व्यक्ति का जो 200 साल से पुराने हो। बताओ जरा 4-5 नाम बताओ फटाफट। कौन बताएगा? 200 साल से पुराने होने चाहिए। हाँ जी, आर्यभट्ट। हमारी लिस्ट तो यहाँ की है ना, उधर की लिस्ट से भी चाहिए। इनके लिए क्लैपिंग कीजिए एक बार। उधर से जो 200 साल पुराने हो, 5 नाम बताइए फटाफट। चाणक्य। एक और कोई बताइए, 5 नाम बताइए फटाफट। वर्धमान महावीरा। हाँ जी, वर्धमान महावीरा। वर्धमान महावीर। उनका नाम महावीर ही था, महावीरा तो हमने बना रखा है। हाँ, और कोई? इतना समय क्यों लग रहा है? सारे नाम तुम्हें बता दोगे तो दूसरे क्या करेंगे? उधर से भी चाहिए, उधर से भी चाहिए। जिन्होंने भाग नहीं लिया उन्हें भी चाहिए। आचार्य सुश्रुत। और कोई? मेरा कहने का अर्थ यह है, हमें रोज अपने आप को ये सक्षम बनाना है। तो कुछ चीजों का नियम याद रखिए। रात को समय पे सोना और सुबह समय के ऊपर उठना। कितने लोग हैं जो सुबह उठते हैं सूरज से पहले? हाथ खड़ा करिए। ईमानदारी चाहिए मुझे, बहुत अच्छा। लेकिन ज्यादातर बच्चे जो हैं उनसे पहले सूरज अवतरित हो जाते हैं, है ना? इस आदत को बदलिए, क्योंकि आप उस भारत के प्रतिभागी हैं जिनके ऊपर इस समय के लोग जो शोर मचा रहे हैं विकसित भारत बनाएंगे। वो जब बन जाएगा तो और मुश्किल काम तब शुरू होगा कि उसकी नींव को आगे बढ़ाए रखना, तो और ज्यादा मुश्किल काम होगा। और उस समय में आपकी ये पीढ़ी उस काम को पूरा करेगी। तो इसलिए अपने आप को उस बात का हिस्सेदारी बनाइए। गीता में श्लोक आता है, मेरे साथ में दोहराओ उसको सभी। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु। कौन सा कॉलेज है बच्चे तुम्हारा? युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। हम विकसित भारत का जो प्लेटफॉर्म है उसके मार्गदर्शन में अपना काम कर रहे हैं, और हमारा ये पूरा कार्यक्रम आने वाले कुछ वर्षों के बाद विकसित भारत का निर्माण करना है। तो विकसित भारत कैसा होना चाहिए? केवल आर्थिक समृद्धि से युक्त विकसित भारत नहीं होता। हम प्राय सोचते हैं कि वर्ल्ड के अंदर हमारी जो इकोनॉमी है वो सबसे ज्यादा बड़ी हो जाएगी। वो धीरे धीरे बढ़ रही है, लेकिन उसके साथ साथ में विकसित भारत का अर्थ यह भी होगा कि हमारा हर बच्चा मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से और शारीरिक रूप से बहुत मजबूत और बहुत स्ट्रांग हो। और उसके लिए ये जो श्लोक मैंने बोला है ना, ये कहां का श्लोक है? किसी को मालूम है? श्रीमद् भगवद गीता का श्लोक है। तो उसमें कहा हुआ है कि यदि आपको अपने जीवन को बेहतर बनाना है तो सबसे जरूरी चीज क्या है? कि हमारी दिनचर्या व्यवस्थित हो।
जिनकी दिनचर्या व्यवस्थित नहीं है वो अपने जीवन में प्रगति नहीं कर सकते। आप प्रगति करना चाहते हो ना? सबके अपने अपने कुछ सपने भी होंगे। आपको पता है आज के दौर के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने बड़ी मेहनत करते करते बड़े लक्ष्य को पा लिया। अभी पिछले दिनों में पढ़ रहा था कि एक व्यक्ति, उसकी 25 लाख रुपए सालाना इनकम है। जब उस इनकम की पाने की जॉब के लिए मेहनत कर रहा था तो उसको लगा कि मेरा जीवन का एम है, लक्ष्य है, और उसने वो पा लिया। लेकिन पाने के बाद उसने दिखाया कि मेरे जीवन में बहुत ज्यादा निराशा है, मैं क्या करूंगा इस 25 लाख रुपए का। यदि आसपास के लोग आपके प्रति संवेदनशीलता से दूर हो जाएंगे, यदि आस पड़ोस के लोग जो हैं उनके मन में खुशी और प्रसन्नता की किरणें नहीं होंगी, यदि आपके आसपास के लोग जो हैं वो आपके प्रति सद्भाव रखने वाले नहीं होंगे, उनमें संवेदनशीलता नहीं होगी, तो ऐसी स्थिति के बीच में यदि आपने 25 लाख रुपए सालाना इनकम यदि प्राप्त कर भी ली तो कुछ नहीं होगा। तो जरूरी क्या है कि हमारी इनकम चाहे इतनी हो या न हो, परंतु हम अंदर के स्तर पर, मानसिक स्तर पर, आध्यात्मिक स्तर पर और व्यवहारिक स्तर पर बहुत मजबूत बने। ये जो भगवान कृष्ण की वाणी की जो मैंने श्लोक बोला है उसमें 4 शब्द कहे हुए हैं। सबसे पहले स्वप्न। स्वप्न मतलब सपना। आपने तो सपना बोल दिया, वैसे वहां पर सोने के लिए ही है। अच्छा, सपने के बारे में एक एपीजे अब्दुल कलाम हमारे जो माननीय राष्ट्रपति रहे, उनकी एक बहुत फेमस पंक्ति आती है, किसी को याद है? आपको आस पड़ोस को दोनों को कैसे याद है? हैं? इसके अलावा इधर से भी और किसको याद है बताइए? Dreams are not those we see while sleeping. Dreams are those which do not let us sleep. बहुत अच्छा। ये बात क्या समझ में आई आपको? समझ में नहीं आई? किसको समझ में आई? आपको समझ में आई? ये डीएन वालों ने डीएन को बहुत मजबूत बना रखा है, पूरे डीएन कॉलेज के लिए, परिवार के लिए बात करेंगे। ये नींव है जहां पर निर्माण तैयार होता है। हाँ बताइए। सपने वो नहीं होते जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने वो होते हैं जो हम चाहते हैं। अच्छा लग रहा है ना? अब आपको सबको याद हो गया, ठीक है? सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते, ठीक है? भाषा का भी सामर्थ्य है, ये हमारी भाषा, उसके लिए भी क्लैपिंग करवा दीजिए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ठीक है? तो ये बहुत ही जरूरी चीज है कि हम जब स्वप्न देखें ना, रात में नहीं देखें, अपितु हमें सपना बहुत बड़ी चीज होती है। और सपना जो है वो हमें माता पिता के, आपके आदर्श, मुझे नहीं पता आप किसमें खोजते हो, आपका आदर्श कौन है? हाँ बोलिए। टीचर्स। आपके आदर्श? हाँ जी, पेरेंट्स हैं। आपके आदर्श? इसमें आदर्श हो जाएगी, है ना? आदर्श जो है वो महापुरुष होते हैं, ये तो अच्छी बात है, पर मैं कहता हूं कि आप अपने आदर्श अपने आसपास में भी ढूंढिए। कहां ढूंढने चाहिए? आसपास में। क्योंकि हमारा जो जीवन है वह दूर के परछाई से नहीं चलता, वो हमारे निकट के लोगों से चलता है। अपने माता पिता में अपना आदर्श खोजना सीखिए, क्योंकि जब आप पुरुषार्थ कर रहे होते हैं ना, तो उसके पीछे आपके माता पिता की बहुत बड़ी भूमिका होती है। और भूमिका इतनी बड़ी होती है, कभी कभी मैं देखता हूं कि उनके पास में अभाव होते हैं, लेकिन वो अपने बच्चों को उस अभाव को महसूस नहीं होने देते। ये जो शक्ति है, ये अपने पेरेंट्स में उस अनुभव को ढूंढना, समय पे सोना, समय पे जागना, युक्त स्वप्न अवबोधस्य, युक्त आहार विहारस्य, युक्त स्वप्नावबोधस्य। आपका आहार अच्छा होना चाहिए, भोजन बढ़िया हो गया, सबका हो गया। युक्त आहार विहारस्य, आपका भोजन जो है, कितने बच्चे हैं जो फास्ट फूड के बिल्कुल वो हो चुके हैं, मतलब कि उसके बिना जिंदगी लगती है अधूरी हो रही है।
ऐसे हैं इसमें भी। जरा हाथ खड़ा करो, इन्हें बहुत अच्छा लगता है। ईमानदारी से हाथ खड़ा करो। ईमानदारी जिंदगी में बहुत बड़ा सपना है। हाँ, जो ईमानदारी बरतता है उसकी जिंदगी के सारे पाप खत्म हो जाते हैं और जिंदगी बदल जाती है। आज आपने यहाँ पे पार्लियामेंट में आए, आप यू केम इन दी पार्टिसिपेशन ऑफ यूथ पार्लियामेंट, आप यूथ पार्लियामेंट में आए हुए। तो फास्ट फूड की से दूरी रखना, अपने घर का जो बना हुआ भोजन है उसके प्रति नियमित जागृति रखना। आहार, आपका विहार अच्छा होना चाहिए। विहार का मतलब है भ्रमण, लोगों से मिलना। एक फिलोसफर ने एक बात कही थी, आप मुझे बताइए कि आपके दोस्त कौन है, मैं ये बताता हूं कि आपकी जिंदगी क्या बनने वाली है। बात समझ पा रहे हो ना? आप मुझे बताइए कि आपके दोस्त कौन है, मुझे आपके बारे में नहीं जानना आप कौन है। आप मुझे बताइए आपके फ्रेंड्स कौन है और मैं बताता हूं कि आपकी जिंदगी कहां पहुंचेगी। तो अपने मित्रों को, अच्छे मित्रों को ढूंढना। युक्त आहार विहारस्य, आपके जो कर्म हो उसके अंदर युक्त हो। जब भी काम करे ना उसे पूजा बना लेना। क्या बना लेना? आराधना। मंदिर की आराधना तो मजबूत करती ही है, परंतु चाहे काम छोटा हो या बड़ा हो, उस काम को पूरे निष्ठा से करना यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। एक अमेरिका के राष्ट्रपति हुए अब्राहम लिंकन, नाम सुना आप लोगों ने? सुना ना? उनके जीवन की घटना आती है। एक बार वो ऐसे ही पार्लियामेंट में जैसे आप लोग संबोधित कर रहे थे, ऐसे ही वो यहाँ पर संबोधित कर रहे थे। तो कोई व्यक्ति आया और उसने कहा कि आपको पता है, तुम मेरे साथ में खड़े होकर के संबोधित कर रहे हो, तुम्हें सोचते हो कि तुम राष्ट्रपति बनना चाहते हो। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारे जो पिता थे ना, वो हमारे जूते सिलते थे। क्या करते थे? अच्छा, ये गलत नहीं था, यह वास्तविकता थी। तो अब्राहम लिंकन तुरंत खड़े हुए कहा कि आप बिल्कुल ठीक कहते हैं, लेकिन ये बताइए कि मेरे पिता जो आपके जूते सिलते थे उनसे आपको कभी कोई शिकायत हुई? अपनी शिकायत नहीं हुई। यदि आप कोई कर्म कर रहे हैं और वो छोटा या बड़ा उसको परफेक्शन के साथ में कर रहे हैं तो ये आपकी जिंदगी को बदलाव का कारण बनता है। युक्त आहार विहार से युक्त चेष्टा से कर्मसु युक्त स्वप्न अवबोधस्य, सोना और जागृति आप निश्चित कर लेते हैं तो आपकी जिंदगी जो है वो शानदार और बेहतर बन जाती है। की बात है, रीडिंग, रोजाना स्वाध्याय करिए। आजकल हमारे जो बच्चे हैं उनकी जिंदगी से किताबों की स्टडी, पुस्तकों की जो अध्ययन है वो कम होता जा रहा है। पुस्तकें पढ़ना और फिर रोजाना उठ करके किसी भी टॉपिक पे लिया, लोकतंत्र ले लिया, समाज की व्यवस्था ले ली, अपना कॉलेज ले लिया, इंस्टीट्यूशन ले लिया और उस विषय के ऊपर 5-7 आयाम को खोजना और उस पर खुद से बोल करके देखना। ज्यादा बेहतर बनाना चाहते हो उसको रिकॉर्डिंग करना और अपनी भाषा में सुधार लाने के लिए जो गलतियां आपको समझ में आए उसके पीछे बहुत सक्षमता के साथ में काम करना कि मेरे से ये गलती दोबारा नहीं होगी। यदि आप अपनी जिंदगी में उन्नति करना चाहते हो तो स्वयं के प्रति सॉफ्टनेस नहीं रखना, यह बहुत जरूरी चीज है। बच्चे दूसरे की छोटी गलती देखते ही उसके पीछे पड़ जाते हैं और अपनी बड़ी गलती को भी ओझल कर देते हैं। ये आदत यदि बनाओगे तो आपका जो स्पीच होगा वो बहुत अच्छा हो जाएगा। आज जितने भी यहाँ पर विचार व्यक्त किए गए थे वो निश्चित रूप से बहुत अच्छे रहे, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि एक तो पेपर रीडिंग की आदत से बचने के लिए मोबाइल से एक टाइम निश्चित करिए कि हम इतनी देर मोबाइल देखेंगे। इसके कारण से एक बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। हमारा जो मस्तिष्क है ना, वैज्ञानिक इस बात को प्रमाणित करते हैं कि हमारा मस्तिष्क का जो स्ट्रक्चर है, जो रचना पद्धति है, वो ऐसी है कि हम बहुत ध्यान से पढ़ें और बहुत लंबे टाइम तक पढ़ें तो हमारे दिमाग में चीजें स्थिर होती हैं। लेकिन इस समय की जो विडंबना है, इस पीढ़ी की जो विडंबना है, वो रील्स के साथ में जुड़ गई है। और इसके कारण से क्या होता है, हम ऐसे करते हैं ना, उसके कारण से हमारे मस्तिष्क की जो क्षमता है, जिसमें हमने चाणक्य को, शिवाजी को, पाणिनि को, पतंजलि को, महर्षि दयानंद के नाम पर इस महाविद्यालय का नाम है, ऐसे शिखर पुरुषों को हमने जो जन्म दिया और दुनिया के सामने रखा, उसके पीछे कारण था कि वो बहुत एकाग्रता के साथ काम करते हैं। तो रील्स की जो ये आदत है आपकी बनी कि आप इसे स्क्रॉल करते हैं
तो फिर आपका मस्तिष्क किसी भी चीज में एकाग्रता के साथ में 5 मिनट में नहीं बैठ पाता। ऐसा हो रहा है ना, मुझे लगता है आपको भी अनुभव होगा ये। और इस चीज से बचते हुए यदि आपने गंभीरता से स्टडी शुरू की, फिर देखिए आपके अंदर कितनी बड़ी शक्ति है। हम विश्व के सबसे बड़े युवा देश हैं और आने वाले लगभग 50 वर्षों तक यही युवा शक्ति पूरे देश में रहेगी। बाकी देश आज बूढ़े हो चले हैं, जापान, चाइना, जर्मनी, वहां के लोगों की चिंता है कि हमारे देश का भविष्य क्या होगा। पर हमारा ये जो देश है ये युवा देश है और आने वाले समय तक युवा देश रहेगा। आज ये बहुत ही शानदार आयोजन यहाँ पर किया गया है और आनंद सर के मार्गदर्शन में हुआ है। ये सुरमई मैडम का तत्वावधान रहा है। आनंद सर का जो खासियत है मैं आपको बताना चाहता हूं। मतलब वो इतनी खासियत है कि मुझे अपने ऊपर सोचना पड़ता है, इसलिए मैं उसको कैसे बताऊं, लेकिन फिर भी बतानी तो पड़ेगी। समय की जो पाबंदी है ना जिंदगी में, वो सबके पास होनी चाहिए। पर आनंद सर की पाबंदी ऐसी है कि आप उसको घड़ी आप ना उनसे मिला, समय की घड़ी जो है, घड़ी देखने की जरूरत नहीं। आप आनंद सर आ गए इतने बजे, मतलब इतना टाइम हो गया। ये जो विशेषता है बहुत कम लोगों के पास में होती है। दूसरा, सर के पास में ना यूनिवर्सिटी के 2 बड़े दायित्व हैं, एक एनएसएस और एक पूरे विश्वविद्यालय प्रशासन की सिक्योरिटी। और सचमुच कमाल है कि आपकी प्रतिबद्धता इतनी ज्यादा है कि वो केवल पद नहीं है, अभी तो आपने उसमें समर्पित कर दिया है। तो ऐसा जो व्यक्तित्व है, उनके मार्गदर्शन में हमारा आयोजन हो और सुरमई मैम जो है उनके तत्वावधान में ये हो, तो फिर वो लक्ष्य तो पूरा हो जाता है। पर आप एक मिशन लेकर के जाएं कि हम जो है यहाँ से जैसे आए थे ना, जब हम यहाँ से बाहर निकलेंगे तो हम वैसे नहीं निकलेंगे, एक चमक के साथ में निकलेंगे, एक उद्देश्य के साथ में निकलेंगे और अपने आप को बेहतर और शानदार करने के उद्देश्य के साथ में निकलेंगे। उस संकल्प लेके जाइए। अगली बार जब आप स्टेज पर खड़े होंगे, आपके हाथ में पेपर लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको पूरे स्पीच को टाइम पाबंद बनाना, उसको रोकना, कहाँ रुकना है, गांव का चढ़ाव है, उसकी आवश्यकता को पूरा होगा। तो हमारा ये जो आज पहला जो आहुति शुरू हुई है, यज्ञ शुरू हुआ है, कल ये महायज्ञ में बदलेगा और एक दिन हमारे इन्हीं में से ही इन 5 को हम दे रहे हैं, वो 5 प्रतिभागी स्टेज पर जाएंगे और एक दिन वो भी होगा जब हम पार्लियामेंट के उस बोर्ड के अंदर, संसद में हम उनको टीवी पर लाइव सुनेंगे कि कौन कौन से प्रतिभागी जो है डीएन कॉलेज के अंदर रहेंगे। आप सबको बहुत बहुत मंगल कामना और बहुत बहुत धन्यवाद।